हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू BCTU के प्रोग्राम पावर्ड बाय जॉनटेक डिजिटल। देखिए स्टूडेंट, ये एक सीरीज है आपके लिए स्टार्ट की गई है। किसके लिए स्टार्ट की गई है? आपके कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए किया है थ्रू द क्वेश्चन। देखिए, जब हम रीडिंग करते हैं या फिर कोई भी चैप्टर स्टडी करते हैं तो उसके जब तक हम क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। उसके हमारे जो कंसेप्ट हैं उनको बिल्डअप करने के लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट करी है। इसमें आज हम जो चैप्टर लेने जा रहे हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है वो है आपका यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड मशीन डिज़ाइन के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम लेंगे, जिनके थ्रू हम क्या हमारे कंसेप्ट को बिल्डअप करेंगे और स्ट्रॉन्ग करेंगे। जिन बच्चों के क्वेश्चन के कंसेप्ट ऑलरेडी हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं वो है, इन स्टैटिक लोडिंग स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज मोर सीरियस इन। देखिए, ये सबसे पहला जो क्वेश्चन है स्टैटिक लोडिंग के कंडीशन का क्वेश्चन है, ये कहाँ से आया है? स्ट्रेस कंसंट्रेशन वाले फैक्टर से आया है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है आपका वो किस सीरीज से है, कौन से चैप्टर से बनता है? ये क्वेश्चन आपका है आपके स्टैटिक लोडिंग या फटीग लोडिंग वाले चैप्टर से बोल सकते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोल रहा है कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो है वो कौन सी कंडीशन में? स्टैटिक कंडीशन में। दो कंडीशन होगी, स्टैटिक होगी या फिर आपकी दूसरी कंडीशन कौन सी हो सकती है? स्टैटिक के अलावा साइक्लिक कंडीशन या फिर फटीग कंडीशन। तो देखिए, ये बहुत अच्छे से जानते हैं हम कि किसी भी जो आपका डक्टाइल मटेरियल होता है उसके अंदर क्या हो सकता है? लोकल यील्डिंग हो सकती है। लोकल यील्डिंग कैसे हो सकती है? अगर हम देखें, ये आपका एक सेक्शन है, इस तरह का बना हुआ एक सेक्शन है, जो इसमें क्या है, एब्रप्ट चेंज आ रहे हैं यहाँ पे। ये जो चेंज है आपका, ये कैसा है? एकदम अचानक से चेंज आ गया है, तो इस टाइप के चेंज को क्या बोलते हैं? एब्रप्ट चेंज इन द सेक्शन। इस सेक्शन के एब्रप्ट चेंज होने की वजह से अगर हम स्ट्रेस का लेवल देखें तो स्ट्रेस लाइन जो होंगी वो कैसे जाएंगी? स्ट्रेस लाइन देखिए यहाँ से यूँ आएंगी और एकदम से उनको क्या होना पड़ेगा? कन्वर्ज होना पड़ेगा। सारी की सारी स्ट्रेस लाइन कहाँ में होंगी? सेंटर की तरफ यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएंगी। और जैसे ही यहाँ पे एरिया कम होगा, ये वाले सेक्शन पे क्या हो जाएगा? आपका एरिया कम हो जाएगा। एरिया कम होने की वजह से सारा का सारा स्ट्रेस क्या हो जाएगा? इसी पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये एक डक्टाइल मटेरियल है। अगर ये डक्टाइल मटेरियल है तो उस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस वाले सेक्शन के ऊपर क्या हो सकता है? लोकल यील्डिंग हो जाएगी। इस सेक्शन के ऊपर क्या हो जाएगा? लोकल यील्डिंग हो जाएगी, क्योंकि डक्टाइल मटेरियल का जो फेलियर क्राइटेरिया होता है वो क्या रहता है? आपका यील्डिंग उसका फेलियर क्राइटेरिया रहता है, और यील्डिंग के बाद भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की टेंडेंसी रहती है। तो लोकल यील्डिंग होने की वजह से यहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन का इफेक्ट नहीं आएगा। स्ट्रेस कंसंट्रेशन का इफेक्ट किस में नहीं आ रहा है? जब स्टैटिक लोडिंग कंडीशन है वहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन का फैक्टर नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे आंसर जो है वो क्या होगा? केवल और केवल ब्रिटल मटेरियल होगा। अगर वहीं बात करें साइक्लिक लोडिंग की, यहाँ पे अगर कंडीशन आपको दी होती कि ये साइक्लिक लोडिंग का केस है, यहाँ पे अगर कोई कंडीशन स्टैटिक की ना होकर के किसकी होती? साइक्लिक लोडिंग की या फटीग लोडिंग की, तो उस केस के अंदर हम बहुत अच्छे से जानते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर जब स्ट्रेस कंसंट्रेशन की हम बात करते हैं, जब हम फटीग चैप्टर पूरा पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पे जो फेलियर क्राइटेरिया होता है वो क्या हो जाता है? एंड्योरेंस लिमिट होती है। एंड्योरेंस लिमिट उसका फेलियर क्राइटेरिया बन जाती है, और एंड्योरेंस लिमिट जो होती है वो उसकी यील्डिंग से बहुत ज़्यादा कम होती है। तो देखिए, जब एंड्योरेंस लिमिट जो है वो आपका फेलियर क्राइटेरिया है तो साइक्लिक लोडिंग के अंदर स्ट्रेस कंसंट्रेशन का इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो उस केस में क्या होगा? जब हम साइक्लिक लोडिंग की बात करेंगे तो वहाँ पे वो सीरियस किसके लिए होगा? डक्टाइल मटेरियल के लिए भी सीरियस होगा। तो यहाँ पे आंसर केवल और केवल क्या होगा? इसका ब्रिटल मटेरियल होगा, जिसके लिए वो स्टैटिक कंडीशन में सीरियस है। अदरवाइज स्ट्रेस कंसंट्रेशन का इफेक्ट जो है वो डक्टाइल मटेरियल में फटीग लोडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि वहाँ पे लोकल यील्डिंग नहीं हो सकती। और ब्रिटल मटेरियल के अंदर हमें पहले ही पता होता है कि वहाँ पे ब्रिटल मटेरियल है, उसमें कोई लोकल यील्डिंग पहले भी नहीं हो रही थी, इसलिए हम उसको क्या करते हैं? उसको पहले ही सेफर कंडीशन में लेके चलते हैं। अगर बात की जाए डक्टाइल मटेरियल की तो किस में रहेगा? आपका साइक्लिक लोडिंग के अंदर क्या रहेगा? सीरियस कंडीशन में रहेगा। इसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए हम क्या एक फैक्टर यूज़ करते हैं? एक फैक्टर हम यूज़ करते हैं नॉइज सेंसिटिविटी फैक्टर, क्यू। नॉइज सेंसिटिविटी फैक्टर जो है वो क्या डिफाइन करता है कि कोई भी आपका जो एब्रप्ट चेंज आ रहा है या फिर कोई भी क्रॉस सेक्शन जो है उसके अंदर जो आपका उसमें सेक्शन चेंज किया गया है उस पर जो फैक्टर है वो कितना इम्पैक्टफुल है, उसका स्ट्रेस के लिए कितना इम्पैक्टफुल है। देखिए, इसको दिया कैसे जाता है? KF-1 डिवाइड बाई KT-1। व्हाट इज KF एंड KT? KF इज द, KF क्या होता है यहाँ पे? KF होता है आपका फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर एंड
KT जो होता है वो होता है आपका थियोरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। KT इज थियोरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। अगर हम बात करें यहाँ पे कि KT और KF का बीच का रिलेशन है वो किससे डिफाइन किया जा रहा है? Q से। Q क्या है आपका? नॉइज सेंसिटिविटी फैक्टर। और ये नॉइज सेंसिटिविटी फैक्टर डिफाइन करता है कि जो आपका स्ट्रेस है, जो आपका किसी भी सेक्शन के अंदर कोई सर्कुलर होल किया गया है या फिर उसमें एब्रप्ट चेंज लाया गया है, वो कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है और कितना ज़्यादा डेंजरस नहीं हो सकता। तो देखिए अगर Q की वैल्यू जो है, Q की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है? 0 से 1 के बीच में लाई करती है। अगर Q की वैल्यू 0 दे रखी है, इसका मतलब क्या है? Q इक्वल टू 0, यानी कि नॉच जो है, किसी भी सिस्टम के अंदर नॉच क्रिएट की जाती है, वो नॉच क्या है? इनसेंसिटिव है, इनसेंसिटिव नॉच। यानी कि एक सेक्शन है आपका, यहाँ पे अगर हम बात करें और इसमें हमने ये एक नॉच दे दी, इस सेक्शन के अंदर एक नॉच प्रोवाइड कर दी है। इस नॉच को प्रोवाइड करने से यहाँ पे एरिया क्या हो गया आपका? ये वाला जो एरिया है वो मिनिमम हो चुका है, लेकिन अभी भी क्या है? अगर आपका Q इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इस नॉच को क्रिएट करने के बाद भी सिस्टम कैसा रहेगा? कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला उसके। अगर Q की वैल्यू 1 है, Q इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है? नॉच इज हाईली सेंसिटिव या फुली सेंसिटिव? हाईली सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव और फुली सेंसिटिव, और फुली सेंसिटिव। तो इस केस में क्या होगा? यहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन का फैक्टर जो है, यानी कि स्ट्रेस नॉच की वजह से, यहाँ पे नॉच जो आएगी उसकी वजह से डेंजरस सिचुएशन क्रिएट होने के चांसेस है। तो देखिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द ब्रिटिश स्टैंडर्ड विर्थवर्थ थ्रेड इज। देखिए हमारे 4-5 तरह के थ्रेड हम पढ़ते हैं। जैसे एक तो होता है आपका ये विर्थवर्थ थ्रेड BHW वाला, BHW, जिसके लिए एंगल कितना होता है आपका? 55 डिग्री इसका एंगल रहता है। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें, विथवर्थ की बात करें, केवल विथवर्थ की, तो उसके अंदर एंगल जो है वो 60 डिग्री के आसपास रहता है। एक होता है आपका एक्मे थ्रेड, एक्मे थ्रेड जिसमें एंगल आपका 29 डिग्री होता है, और ये आपका क्या होता है? दोनों डायरेक्शन में ही पावर ट्रांसमिट करने के काम आता है। इसके अलावा होता है आपका बटरेस थ्रेड। बटरेस थ्रेड जो होता है वो सिंगल डायरेक्शन में पावर ट्रांसमिट करने का काम आता है। ये बोथ डायरेक्शन पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन, और जो आपका बटरेस है वो किस में करेगा? आपका केवल वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन में क्या होगा? इसका पावर ट्रांसमिशन होगा। तो ये 4 तरह के थ्रेड हमने पढ़े, BHW, विर्थवर्थ, एक्मे एंड बटरेस। इसके अलावा स्क्वायर थ्रेड भी होता है। स्क्वायर थ्रेड के अंदर एंगल कितना रहता है? 0 डिग्री बोल सकते हैं, 90 डिग्री बोल सकते हैं। तो वहाँ पे हम 0 डिग्री को ही ज़्यादा नहीं यूज़ करते हैं। और बटरेस थ्रेड जो है वो किस तरह का होगा? एक तरफ ही पावर ट्रांसमिट करेगा, तो इस तरह का ये थ्रेड होता है। और स्क्वायर वाले थ्रेड होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं, यहाँ पे एंगल 0 डिग्री रहता है। सबसे ज़्यादा जो पावर ट्रांसमिट होता है, सबसे अच्छा जो पावर ट्रांसमिट होता है वो किसके अंदर होता है? स्क्वायर थ्रेड्स के अंदर होता है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी क्या होती है? कम होती है। नेक्स्ट अगर हम बात, हाँ इसी के साथ में हम एफिशिएंसी की बात कर सकते हैं। किसी भी स्क्वायर थ्रेड के अंदर एफिशिएंसी की अगर बात करें तो इट इज़ गिवन बाय एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस साइन फाई डिवाइड बाई 1 प्लस साइन फाई। और ये कौन सी एफिशिएंसी है? मैक्सिमम साइन एफिशिएंसी है। फाई क्या है? फाई इज द एंगल। कौन सा एंगल? जो उन थ्रेड्स के बीच में बन रहा है वो एंगल, वो क्या है? फाई कहला रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो क्या कह रहा है? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की से रिलेटेड है। देखिए अगर की से रिलेटेड कौन सी की पूछ रहा है? ये हॉलो सैडल की के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। कुछ स्टेटमेंट हमें दिए हुए हैं। तो स्टेटमेंट है आपका अ टेपर की हॉलो सैडल की, हॉलो सैडल की अगर हम बात करें तो हमारी जो कीज होती हैं हम बहुत तरह की कीज पढ़ते हैं। जैसे संकी के अंदर ये हॉलो सैडल की जो है वो संकी का ही टाइप है। उसमें क्या होता है? फ्लैट सैडल की, हॉलो सैडल की, उसमें संकी आती है। देखिए ये सारी जो कीज हैं उसमें सबसे वीकेस्ट मेंबर किसी भी सिस्टम के अंदर हम बात करें तो की जो होता है वो सबसे पहली बात तो वीकेस्ट मेंबर होता है। की इज वीकेस्ट एमंग व्हाट? जो आपकी पुली, किसी पुली से कनेक्टेड है, या फिर शाफ्ट, या फिर जो हब में कोई भी हमारा कोई और एप्लीकेशन पार्ट जो है वो कनेक्टेड है, उन तीनों में सबसे ज़्यादा वीकेस्ट पोर्शन कौन सा होता है? आपका की होती है। तो की इज द वीकेस्ट मेंबर, वीकेस्ट मेंबर
among shaft key and पुली लिख लेते हैं या गियर बोल सकते हैं उसे। तो यहाँ पे हमने की, तो सबसे पहले हमें पता लगा की जो होती है वो वीकेस्ट मेंबर होती है। क्यों वीकेस्ट रखी जाती है? क्योंकि सबसे ज़्यादा कम कॉस्ट जो होती है वो किसकी होती है? की होती है, और उसको ट्रांसमिट करना क्या होता है, रिप्लेस करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, वीकेस्ट मेंबर रखते हैं। अगर हम की के फेलियर्स की बात करें तो की का फेलियर किस किस तरीके से हो सकता है? तो की जो है आपकी, अगर हम एक स्क्वायर की लें, स्क्वायर की अगर हम बात करें तो स्क्वायर की के अंदर जो आपका विड्थ और हाइट होती है वो क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। विड्थ बी एंड दिस इज एच, ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और ये कितना होता है? बी इज इक्वल टू एच इक्वल टू डी बाय 4। व्हाट इज डी? डी इज द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। जिस शाफ्ट के ऊपर हमने क्या नाम है एक की हमने लगा रखी है, उस शाफ्ट का डायमीटर है आपका डी, और ये कितना होता है? बी इज इक्वल टू एच इक्वल टू डी बाय 4। अब देखिए ये आपकी संकी जो है, संकी को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर की भी बोलते हैं। और इसके जो फेलियर क्राइटेरिया हैं, 3 तरह के इसके फेलियर क्राइटेरिया होते हैं। फर्स्ट, सबसे पहला फेलियर क्राइटेरिया है शेयरिंग ऑफ की, जो कहाँ से होगा? इस वाले पोर्शन से होगा, क्योंकि संकी जो होता है वो किसके अंदर होता है? हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ द संकी किसके अंदर रहता है? हब के अंदर होता है। हाफ ऑफ द पोर्शन शाफ्ट के अंदर होता है। तो यहाँ पे जो शेयरिंग होगी वो कहाँ से होगी? इस प्लेस से होगी। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड जो है वो रहता है क्रशिंग ऑफ की। देखिए क्रशिंग ऑफ की बात कर रहे हैं तो क्रशिंग कहाँ पे होगी? ये वाला जो एरिया है यहाँ पे, और ये वाला जो एरिया है यहाँ पे, वो कब? जब हमारा सिस्टम जो है रोटेट कर रहा हो, क्लॉकवाइज कर रहा हो। नीचे वाला पोर्शन किसके अंदर होगा? शाफ्ट के अंदर होगा। और वहीं ऊपर वाला जो पोर्शन है आपका ये किसके अंदर रहता है? हब के अंदर रहता है। तो जब शाफ्ट को हम रोटेट करेंगे, शाफ्ट इस तरीके से रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब शाफ्ट आपकी रोटेट करेगी तो इसको क्या करेगी? इस डायरेक्शन में क्रश करने की कोशिश, यहाँ से आपका क्रशिंग फोर्स अप्लाई होगा। ये बात आपको समझ में आ जाएगी। देखिए आनी चाहिए कि जो की का फेलियर है वो किस तरीके से हो रहा है? 2 तरीके से हो रहा है। कौन कौन सा? एक तो शेयरिंग ऑफ द की, दूसरा है आपका क्रशिंग ऑफ द की। अब देखिए इन दोनों के तरीके से हमें क्या कहते हैं? फेलियर हो रहा है। इसके अलावा और कैसे फेलियर हो सकता है? कि हो सकता है आपका हब फेल कर जाए या फिर आपका शाफ्ट ही फेल कर जाए। तो शाफ्ट के फेलियर को हमें बहुत अच्छे से पता है वो किससे निकलता है? टॉर्शन में फेलियर होता है। थर्ड है आपका फेलियर ऑफ शाफ्ट, फेलियर ऑफ शाफ्ट अंडर टॉर्शन। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन है आपका सैडल की से रिलेटेड। अगर सैडल की बात की जाए तो सैडल की जो होती है वो कहती होती है एक फ्लैट सर्कुलर फ्लैट रेक्टेंगुलर की जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सैडल की बोलते हैं। और सैडल की भी आपकी 2 टाइप की होती है। एक तो होता है आपका फ्लैट सैडल की, और दूसरी होती है आपकी हॉलो सैडल की। देखिए दोनों में फ़र्क क्या है? ये है आपकी हॉलो सैडल की और ये है आपका फ्लैट सैडल की। और हॉलो सैडल की में फ़र्क इतना सा है कि पहली बात तो ये दोनों की दोनों जो की हैं वो क्या होती हैं? किस तरह से कनेक्ट होती हैं? ये अपर जो पोर्शन होता है इसका वो तो कनेक्ट होता है हब के साथ में, और जो लोअर वाला पोर्शन जो है ये वाला फोर्स, ये क्या होता है? ये कनेक्ट होता है, ये टच करता है किसको? जो आपका शाफ्ट है उसकी सरफेस को टच करता है। नीचे इसके शाफ्ट लगी होगी, यहाँ पे इसके नीचे शाफ्ट लग रही है, और उसकी शाफ्ट की सरफेस के ऊपर क्या टच कर रहा है। इन दोनों के बीच में कैसा कॉन्टैक्ट है? केवल और केवल फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट है इन दोनों कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच। यहाँ पे जो सरफेस कॉन्टैक्ट होता है वो कैसा? फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट होता है। जबकि संकी के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट नहीं है, पूरा रेजिस्टेंट कॉन्टैक्ट है, पूरा एक मटेरियल का कॉन्टैक्ट आ रहा है, और यहाँ पे केवल और केवल फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही सिस्टम जो है वो एक दूसरे के साथ में अटैच्ड होता है। अब जैसे ही शाफ्ट रोटेट करती है तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ये सिस्टम क्या होता है? आगे वाले हब को रोटेट करता है। तो फ्लैट की अगर हम सैडल की और संकी में से बात करें तो इनमें से कौन सा ज़्यादा सही है? आपकी संकी ज़्यादा सही होती है, वो ज़्यादा पावर ट्रांसमिट कर सकती है इन कंपेरिजन टू द सैडल की। अब इन दोनों में फ्लैट सैडल की और हॉलो सैडल की में डिफरेंस क्या होता है? देखिए फ्लैट सैडल की क्या है? जो बेस होता है वो कैसा होता है? एकदम फ्लैट होता है। जबकि जो हॉलो सैडल की है उसका जो बेस होगा वो कैसा होगा? उसका बेस शाफ्ट की शेप का होगा। तो यहाँ पे शाफ्ट जो है वो क्या हो जाएगी? ईजिली टच कर सकती है इसको। अगर हम बात करें इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर कौन है, जो पावर ज़्यादा ट्रांसमिट कर सकती है, उसकी बात करें तो वो है आपका फ्लैट सैडल की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? फ्रिक्शन फोर्सेज यहाँ पे ज़्यादा रहेंगे, कॉन्टैक्ट क्या है? ज़्यादा है।
यहाँ पे कांटेक्ट कम, एरिया कम होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांटेक्ट कम हो जाएगा। लगता ये है, जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि होलो सैडल की है तो उसमें शाफ्ट क्या हो जाएगी, इजीली फिट हो जाएगी। लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स है यहाँ पे बहुत अच्छे से ट्रांसमिट होता है, जबकि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स इतने अच्छे से ट्रांसमिट नहीं हो पाता है। तो हमारे जो पावर ट्रांसमिट होता है वो किस में ज़्यादा होगी, सैडल की के अंदर ज़्यादा होगी। कौन सी वाली, फ्लैट सैडल की के अंदर पावर जो होती है वो ज़्यादा ट्रांसमिट होती है और ये क्या होती है, ज़्यादा ही बेटर होती है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें की के बारे में, तो की के कंसेप्ट में अगर हम बात करें तो इसका फेलियर जो है वो कैसे हो रहा है, शेयरिंग फेलियर, क्रशिंग फेलियर एंड आपका फेलियर ऑफ द शाफ्ट। देखिए शेयरिंग फेलियर की बात करें तो शेयरिंग फेलियर जो होगा, अगर इसकी बात करें तो कहाँ पे हो रहा है, इस रीजन पे हो रहा है, इधर पूरी लेंथ के अलावा। अगर ये इसकी लेंथ है तो इस पूरी लेंथ के अलावा क्या हो रहा है, शेयरिंग का फेलियर होगा। तो शेयरिंग फेलियर का एरिया कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ये पूरी विड्थ इंटू एल, यानी कि पूरी अंदर तक की डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो एरिया होता है शेयरिंग एरिया वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे शेयरिंग एरिया हो जाएगा आपका बी इंटू एल, यहाँ पे शेयरिंग एरिया हो जाएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं शेयर फोर्स से तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, शेयर स्ट्रेस से तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, शेयर फोर्स निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे क्रशिंग फोर्स की, क्रशिंग ऑफ द की, तो यहाँ क्रशिंग के केस में अगर हम बात करें तो क्रशिंग का जो एरिया है वो ये वाला है, क्रशिंग एरिया ये होता है। अब इस पोर्शन पे आपकी क्रशिंग हो रही है तो यहाँ पे क्रशिंग अगर देखें तो ये कितना है आपका d/2, h/2 सर, h/2 बोल सकते हैं इसको, h/2 इंटू एल आपका इस पोर्शन के अंदर क्या हो रहा है, आपका क्रशिंग हो रही है इंटू सिग्मा सी, यहाँ पे क्या था सिग्मा सी क्या, क्रशिंग स्ट्रेस। नेक्स्ट शाफ्ट का फेलियर, शाफ्ट का फेलियर हम टॉर्शन में निकालते ही, कैसे निकालते हैं, 16t/πd³ से। तो यहाँ से हमारे पास फोर्स निकल के आ जाएगा 16t/πd³ से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका शेयर स्ट्रेस निकाल सकते हैं, इसमें शाफ्ट आपकी फेलियर होगी क्योंकि टॉर्शन यहाँ पे अप्लाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग इनइलास्टिक इम्पैक्ट। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इनइलास्टिक इम्पैक्ट और इलास्टिक इम्पैक्ट के बारे में। देखिए इम्पैक्ट जो होते हैं वो आपके दो तरह के होते हैं, या तो वो इलास्टिक इम्पैक्ट होगा, कोलिजन इम्पैक्ट मतलब कोलिजन की बात कर रहे हैं। इम्पैक्ट मतलब होता है कि एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स जो है ट्रांसमिट हुआ फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, तो वो क्या कहलाता है, आपका इम्पल्स कहलाता है या फिर इम्पैक्ट कहलाता है। इम्पैक्ट जो वर्ड आया वो आया आपका कोलिजन से, कोलिजन मतलब किसी भी दो बॉडीज़ का कॉन्टैक्ट में आना किसी शॉर्ट पीरियड के लिए वो क्या कहलाता है, कोलिजन कहलाता है, और उनके बीच में फोर्स का जो ट्रांसमिशन है वो क्या कहलाता है, इम्पैक्ट कहला रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलास्टिक इम्पैक्ट और इनइलास्टिक इम्पैक्ट की। अगर कोई बॉडी इलास्टिक है और उनके बीच में इम्पैक्ट इलास्टिक इम्पैक्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि दो बॉडी, एक बॉडी ये और दूसरी बॉडी ये, जब ये दोनों बॉडी एक दूसरे को क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, कोलिजन होगा इनके बीच में, तो उस केस के अंदर क्या होगा, इन दोनों में क्या होगा, फोर्सेस की ट्रांसमिशन होगा, और फोर्स ट्रांसमिशन काहे में जाएगा, इन दोनों के कंप्रेशन को क्रिएट करेगा, सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने का काम करेगा, चेंज करने का काम करेगा। उसकी प्रॉपर्टी की वजह से ये सिस्टम क्या करेंगे, रीबाउंड करेंगे, अपने आप को क्या करेंगे, रीबाउंड करेंगे। और रीबाउंड करने के केस में अगर ये कंप्लीटली रीबाउंड कर पाते हैं एक दूसरे को, रीबाउंड वाला ओरिजिनल शेप में वापस आ पाते हैं, अपनी इनके ओरिजिनल शेप वापस आती है, तो ये सिस्टम क्या कहलाएगा, आपका इलास्टिक सिस्टम कहलाएगा। अगर ये कंप्लीटली रिबाउंड नहीं करते तो ये क्या कहलाएंगे, आपके इन इलास्टिक नहीं कहला सकते, तब ये कहेंगे पार्शियली इलास्टिक कहलाएंगे। इन इलास्टिक सिर्फ तभी कहलाएंगे जब ये क्या हो, बिल्कुल भी रिबाउंड ना करें। रिबाउंड इन द सेंस कि यहाँ पे ये दोनों के दोनों जो एलिमेंट हैं, दोनों जो मटेरियल हैं, वो एक दूसरे के साथ में क्या होता है, स्टिक कर जाएंगे, तभी क्या कहलाएगा, आपका इन इलास्टिक कोलिजन कहलाएगा। तो देखिए क्या होगा, ये बिफोर कोलिजन के इम्पैक्ट है। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये दोनों बॉडीज जो हैं वो अलग अलग वेलोसिटी जा रही थी और ये क्या होगा, दोबारा से एक अलग वेलोसिटी के साथ में मूव करने लगी। दिस इज वेलोसिटी u1। अगर ये u1 वेलोसिटी जा रहा है और ये आपका u2 वेलोसिटी जा रहा है, तो कोलिजन के बाद में क्या होगा, ये आपका किसी वेलोसिटी v1 से जाएगा और ये आपका वेलोसिटी v2 से जाएगा। हमें नहीं पता v1 v2 में कौन सा ज़्यादा कौन सा कम है, उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो ये कौन सा केस है, आपका इलास्टिक का केस है, इलास्टिक का केस। और इलास्टिक कोलिजन के केस में तो आपका मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले थी वही काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, बाद में भी रहने वाली। अगर इन इलास्टिक की बात करें तो इन इलास्टिक के केस में ये दो बॉडीज़ हैं, दोनों मूव कर रही हैं वेलोसिटी u1 से और ये वेलोसिटी u2 से।
ये u2 वेलोसिटी मूव करें। कोलिजन के बाद क्या होगा, कोलिजन के बाद में जो इनकी कंडीशन होने वाली है वो ये है कि दोनों बॉडी जो हैं वो एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट में, परमानेंट कांटेक्ट में आ जाएगी। दोनों बॉडी एक दूसरे के कैसे आ जाएंगी, परमानेंट कांटेक्ट में आ जाएगी। तो ये कौन सा कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन है। और दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम वेलोसिटी से मूव करेंगी, v से। इन इलास्टिक कोलिजन, देखिए इन इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे इन इलास्टिक कोलिजन के केस में क्या होगा आपका, देखिए इन इलास्टिक कोलिजन के लिए आपकी जो वेलोसिटी है यहाँ पे अगर सेम हो गई तो यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ होगा, तभी जाकर के दोनों क्या स्टिक हुए हैं। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। तो वही लॉस यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर लॉस कितना होता है। लेकिन इससे पहले हमें कुछ चीज़ और देखनी होगी, वो है आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो ई से डिनोट किया जाता है और वो क्या डिफाइन करता है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसका रेशियो होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का रेशियो होता है। और क्या डिफाइन करता है कि जो प्रॉपर्टी थी हमारे सिस्टम की, वो रिबाउंड कर रहा था, उसके रिबाउंड की प्रॉपर्टी ही क्या कहलाती है, रेस्टिट्यूशन कहलाती है। अगर वो रिबाउंड कर रहा है अपने आप को वो उसकी इलास्टिसिटी की वजह से कर रहा था, लेकिन उसने कितना ज़्यादा अपने आप को रिबाउंड किया, पूरी अपने आप को रिबाउंड कर पाया कि नहीं कर पाया, वही क्या डिफाइन कर रहा है आपको, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से डिफाइन किया जा रहा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अगर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात करें तो क्या होती है, v1 माइनस v2 जो फाइनल है हमारी, उसमें सेपरेशन होगा डिवाइडेड बाई v2 माइनस v1, क्योंकि v2 ज़्यादा होगी v1 से, तभी इनका सेपरेशन हो पाएगा, अदरवाइज सेपरेशन नहीं हो पाएगा। एंड u1 माइनस u2, ये क्या हो जाएगा, u1 माइनस u2 वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो इन दोनों का रेशियो क्या होता है आपका, ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और इसकी वैल्यू भी क्या होती है, कहाँ से कहाँ लाई करेगी, 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। अगर 0 है इसकी वैल्यू, इसका मतलब क्या है, अगर इसकी वैल्यू 0 है, इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब v1 माइनस v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि v1 और v2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और v1 और v2 इक्वल कब होते हैं, जब आपका कोलिजन कैसा हो, इन इलास्टिक कोलिजन हो। इन इलास्टिक कोलिजन के केस में ई की वैल्यू जो होती है वो क्या रहेगी, आपकी 0 रहेगी। अगर ई की वैल्यू 1 है इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, आपका ई की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो किसके बराबर है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर है। तो वो कहलाता है आपका इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। और हम बता चुके हैं ऑलरेडी अभी आपको कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों ही कंजर्व रहते हैं, जबकि इन इलास्टिक के अंदर केवल मोमेंटम कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस पूछा गया है कि सिस्टम के अंदर काइनेटिक एनर्जी का कितना लॉस होगा। तो देखिए इसका जो आंसर है वो होने वाला है आगरा। इसमें जो आंसर क्या होगा वो है आगरा। m1 m2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 की वैल्यू, u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। देखिए ये क्या काइनेटिक एनर्जी में लॉस है, ये कहाँ से निकाला हमने, इसको हमने निकालने के लिए इक्वेशन का यूज़ किया, कौन सा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड जो काइनेटिक एनर्जी थी उन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे निकाल करके हमने क्या कर दिया, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड आउट कर लिया, जो किसके बराबर निकल के आएगी हमारी, m1 m2 हमें डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2। ये आपको डायरेक्टली याद करना होगा, अदरवाइज का जो एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, वर्चुअल वर्क के प्रिंसिपल की बात कर रहा है। देखिए वर्चुअल वर्क क्या होता है, अगर हम वर्चुअल वर्क की बात करें तो वर्चुअल वर्क क्या होता है, किसी भी एक्चुअल फोर्सेस द्वारा किया गया ऐसा काम जो क्या है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के थ्रू हमारा आ रहा है, तो वो क्या कहलाता है, आपका वर्चुअल वर्क कहलाता है। तो देखिए अगर कोई भी बॉडी, कोई भी सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है, तो उसके लिए हमने जो इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट ले रखे हैं, वो इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं चाहिए, उन सब का जो वर्क डन है इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट्स का ड्यू टू द फोर्सेस
जो हमारे सिस्टम के ऊपर एप्लीकेबल हैं फोर्सेस, जिनकी वजह से सिस्टम क्या है इक्विलिब्रियम में मेंटेन्ड है, उन सब का वर्क डन किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क स्टेटेड दैट द बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम, बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो क्या होना चाहिए, उसका वर्चुअल वर्क कितना होना चाहिए, टोटल सम, यानी वर्चुअल वर्क शुड बी किसका, किसकी बात कर रहे हैं हम, ये बॉडी की बात कर रहे हैं, बॉडी के ऊपर जो वर्चुअल वर्क हो रहा है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए इसका आंसर, तभी सिस्टम क्या रहेगा आपका, वो आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। अदरवाइज अगर उसका जो सिस्टम है वो क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा और बॉडी किस में आ जाएगी, आपके मोशन में हो जाएगी, सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि वर्चुअल वर्क जो है वो क्या डिफाइन करता है, वर्चुअल वर्क डिफाइन करता है कि जो एक्चुअल फोर्सेस हैं उनके द्वारा किया गया वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, जो हमने क्या इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट हमने अज्यूम किया, उसके उन दोनों से क्या क्या है जो वर्क ऑब्टेंड हुआ है क्या कहलाएगा, आपका वर्चुअल वर्क कहलाएगा। और वर्चुअल वर्क जो है वो किसका टॉपिक है, स्टैटिक मैकेनिक्स का टॉपिक है। यहाँ पे किसी भी सिस्टम का क्या होता है, मूवमेंट नहीं होता, एक इमेजिनरी कंडीशन ली जाती है जहाँ पे क्या होता है, हम सिस्टम को मूव करते हैं और सिस्टम के मूवमेंट की वजह से कोई इफेक्ट जो आ रहा था उसके थ्रू हम क्या करते हैं, अननोन फोर्सेस को वहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन अ क्लोजली कॉइल हेलिकल स्प्रिंग ऑफ मीन डायमीटर d इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड और द डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग इज गिवन बाय। देखिए यहाँ पे डिफ्लेक्शन के बारे में बात कर रहा है, स्प्रिंग के डिफ्लेक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन जो होता है डेल्टा इज गिवन बाय व्हाट, डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, डेल्टा इज गिवन बाय, यहाँ पे आंसर जो होता था आपका AWD क्यूब इंटू एन डिवाइड बाई GD की पावर 4, यहाँ पे G की जगह क्या दे रखा है, C दे रखा है। C क्या है यहाँ पे आपका, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शेयर मॉडुलस बोल सकते हैं। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, ये फॉर्मूला निकल के आता है हमारी जो इक्वेशन यूज़ करते हैं हम स्ट्रेन एनर्जी के थ्रू, वहाँ से हम इसका फाइंड आउट करते हैं कि सबसे पहले तो हमें इस पर क्या निकालना होता है, टॉर्क निकालना होता है। टॉर्क निकालने के बाद स्ट्रेन एनर्जी निकालते हैं, स्ट्रेन एनर्जी को हम क्या करते हैं, जब स्ट्रेन एनर्जी को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के आती है, डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकल के आती है। और यहीं से हम क्या निकाल सकते हैं, डिफ्लेक्शन के थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे आपका जो सिस्टम का स्टिफनेस है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग भी जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट की जा सकती है। तो देखिए अगर हम स्टिफनेस की बात करें तो स्टिफनेस जो होगी वो कहाँ से मिलती है हमें, स्टिफनेस का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए K इज इक्वल टू क्या होता है आपका W डिवाइड बाय डेल्टा, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, स्टिफनेस मिल जाएगी और इसको हम निकाल सकते हैं क्या होगी इसकी स्टिफनेस। देखिए K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको अगर हम रखेंगे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका GD की पावर 4 डिवाइड बाई 8D क्यूब इंटू एन। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, जैसे कि आपका अगर मीन डायमीटर जो है और सारे डायमेंशंस की बात करें उनको क्या करते हैं, डबल कर दिया जा रहा है, तो आपका मटेरियल सेम है तो आपकी ब्राइट के डायमेंशन डबल कर दिया है, नंबर ऑफ कॉइल जो है एक्टिव कॉइल जो है उनको डबल कर दिया गया है, तो यहाँ पे स्टिफनेस पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, उन सब चीज़ों को ये डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। कि यहाँ पे ऐसे ये पूछा जा सकता है कि अगर आपका जो मीन कॉइल डायमीटर है D क्या है, स्मॉल डी इज द वायर डायमीटर और कैपिटल D है आपका मीन डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग, स्मॉल डी कैपिटल जो है मीन डायमीटर है और जो स्मॉल डी है वो क्या है आपका, वो है आपका स्प्रिंग वायर डायमीटर। तो इन दोनों की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, उनमें अगर चेंजेस कर रहे हैं तो हम क्या निकाल सकते हैं, आपके स्टिफनेस को हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पे कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रस एनालिसिस द नंबर ऑफ अननोन कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द मेथड ऑफ जॉइंट। मेथड ऑफ जॉइंट के थ्रू हम कितने अननोन फोर्सेस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना ट्रस्ट एनालिसिस। देखिए अगर ट्रस्ट की बात करें तो ट्रस्ट मेंबर जो होते हैं वो किस तरह का मेंबर होता है, ट्रस्ट जो है वो एक स्टेशनरी मेंबर है जिसके ऊपर हमारे पास क्या बहुत सारे फोर्सेस लगे होते हैं, डिफरेंट फ्रेम्स में, डिफरेंट फ्रेम में डिफरेंट अगर हम बात करें कि ट्रस्ट मेंबर्स के अंदर अलग टाइप के फोर्सेज होते हैं और वो सबके सब फोर्सेज क्या होते हैं, एक जो एक्सटर्नल अप्लाइड लोड होता है उसको क्या कर रहे होते हैं, बैलेंस कर रहे होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेथड ऑफ जॉइंट की, किसी भी मेथड की बात करें जॉइंट पे, ये आपका जॉइंट है अगर, तो यहाँ पे जो फोर्सेज होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे,
यहाँ पे इस जॉइंट के ऊपर जो फोर्सेज आएंगे कैसे होंगे, कुछ इस तरीके से होंगे। अब हमें फाइंड आउट करना है इस जॉइंट के ऊपर हम कितने फोर्सेस को फाइंड आउट कर सकते हैं, कितने अननोन को हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए एक कंडीशन यहाँ पे, किसी भी अगर जॉइंट पे हम बात करें तो जॉइंट के ऊपर क्या होता है, सारे जो भी उसके ऊपर हम फोर्सेस की बात कर रहे हैं वो क्या होंगे, सारे के सारे जो फोर्सेज होंगे वो क्या होंगे, टुवर्ड द पॉइंट होंगे। अगर सारे फोर्सेज टुवर्ड द पॉइंट हैं तो फोर्सेज किस टाइप के हो गए, ये हो गए आपके कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम हो गया, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। और कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम की एक खासियत होती है कि कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के अंदर जो पॉइंट के अबाउट, जो जॉइंट है हमारा, जो पॉइंट है उसके अबाउट समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स अबाउट कॉन्टैक्ट पॉइंट, जहाँ पे क्या हमारे सारे क्या कोसेंट्रिक हो रहे हैं, जो आपका सेंटर पॉइंट है वहाँ उसके अबाउट क्या होता है, ऑल द मोमेंट शुड बी जीरो होते हैं, क्योंकि सारे पॉइंट क्या उस पर मीट कर रहे हैं। तो उस पॉइंट के अबाउट अगर हम यहाँ पे मोमेंट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास इक्विलिब्रियम की 3 कंडीशंस थी। यहाँ पे हमने 3 चीज़ों के कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं फोर्स के अंदर, जिसमें हमारा ये पहला तो है कि टाइप ऑफ द फोर्स कौन सा, फोर्स कौन सा हो गया यहाँ पे, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम हो गया। प्लस ये जो फ्रेम्स होते हैं सारे कैसे होते हैं, प्लेनर मैकेनिज्म होती हैं। तो प्लेनर होने की वजह से यहाँ पे ये सब किस में आ जाएंगे, आपके प्लेनर के अंदर आ जाएंगे। तो यानी कि ये क्या होगा आपका को प्लेनर सिस्टम हो गया एंड को कॉन्करेंट सिस्टम हो गया, को प्लेनर कॉन्करेंट सिस्टम हो गया। इसके अलावा यहाँ पे और कौन कौन से आते हैं, नॉन कॉन्करेंट सिस्टम आते हैं, जहाँ पे जो फोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, एक पॉइंट पे मीट नहीं कर रहे होते। नॉन कोप्लेनर वो सिस्टम होते हैं जिनके अंदर सिस्टम में जो फोर्सेज हैं वो एक दूसरे को क्या होते हैं, डिफरेंट प्लेन पे आकर के कट कर रहे होते हैं। इसके अलावा एक सिस्टम और पढ़ते हैं, वो है आपका पैरेलल सिस्टम। पैरेलल सिस्टम के अंदर क्या होता है, फोर्सेज का सम तो जीरो हो जाएगा, फोर्सेज क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, लेकिन वो क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लग रहे होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में कपल का फॉर्मेशन करते हैं। और कपल के फॉर्मेशन की वजह से बॉडी क्या करती है, रोटेट करना स्टार्ट कर देती है किसी सेंटर के अबाउट। ठीक है, यहाँ से हम इतनी चीज़ें हम यहाँ समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या, एक एम सेंटर इक्वल टू जीरो हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशंस की। इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज की जब हम बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम और रिजिड बॉडीज में हम जानते हैं कि प्लेन सिस्टम के लिए हमारे पास 3 इक्वेशन होती है। कौन कौन सी, समेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज जीरो, समेशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन इज जीरो, एंड थर्ड समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट शुड बी जीरो। तभी सिस्टम क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। और फ्रेम्स जो होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन कर रखा होता है, वहाँ पे कोई भी मोशन नहीं हो रहा था किसी भी एलिमेंट का। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन तो हमें ऑलरेडी गिवन है, कहाँ से पता लग गई, क्योंकि सिस्टम कैसा है आपका, कॉन्करेंट सिस्टम है। तो ये वाली इक्वेशन तो हम यूज़ नहीं कर सकते। तो हमारे पास 2 इक्वेशन है, तो हम कितने अननोन निकाल सकते हैं, यहाँ पे 2 अननोन निकाल सकते हैं, यानी कि 2 फोर्सेस को हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ अ जॉइंट मेथड वी कैन फाइंड आउट द 2 फोर्सेस ऑन द जॉइंट। कि जॉइंट पे आने वाले जो फोर्सेस है उनमें से 2 फोर्स को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ अ इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो देखिए यहाँ पे हमें ये चीज़ पता लगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको कितने फोर्सेस को हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो है आपके 2 फोर्सेस हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए इसके अलावा दूसरा मेथड जो होता है आपका मेथड ऑफ सेक्शन। मेथड ऑफ सेक्शन के अंदर क्या करते हैं, हम एक इमेजिनरी प्लेन पास करते हैं, और इमेजिनरी प्लेन इस तरीके से पास करते हैं कि हमारे पास में मैक्सिमम अननोन जो क्या हो 3 होने चाहिए, ताकि हम जो इक्वेशन अप्लाई करते हैं कौन कौन सी, समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो, एंड मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। किसी भी पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट का समेशन है वो क्या चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो वहाँ पे 3 कंडीशन अप्लाई करके 3 अननोन फोर्सेज वहाँ पे फाइंड आउट किए जा सकते हैं किसी भी सेक्शन के अंदर जहाँ से हमने प्लेन को पास किया है। तो देखिए यहाँ पे हमने इस के साथ में हमने काफ़ी सारे कंसेप्ट जो हैं इसके समझे। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ बेंड ब्लॉक ब्रेक। ये देखिए ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आता है, इसका अगर एक्सप्लेनेशन पे जाएँ तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन है और उसको सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर हमें याद रखना होगा कि बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक की अगर केस की बात आ रही है तो वहाँ पे जो आंसर होता है क्या होगा, T1/T2। T1/T2 क्या है, टेंशन रेशो किसमें, जो हायर जो स्लैक साइड है और जो दूसरा टाइट साइड का टेंशन क्या होता है, T1 होता है, और T2 जो है वो किसका टेंशन होता है, स्लैक साइड का टेंशन होता है। तो इन दोनों का रेशो हमेशा क्या होना चाहिए, जब हम बेल्ट की बात करते हैं, अगर बेल्ट की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास T1/T2 का जो रेशो होता है वो कितना होता है, E⁻μ × थीटा के बराबर होता है।
और ये वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। तो यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है वो क्या रहनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 रहनी चाहिए। तो हमें याद कैसे रखना है कि प्लस का साइन का आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए, तभी सिस्टम क्या रहेगा आपका, ग्रेटर देन 1 यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। और 1 से ज़्यादा से हमें सिस्टम को रखना है, T1/T2 की बात हमें 1 से ज़्यादा करनी है। तो क्या होना चाहिए, 1 + म्यू tan थीटा डिवाइड बाई 1 - म्यू tan थीटा रेज़्ड टू पावर n। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो करेक्ट कर रखे हैं। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स एंड द ड्रम। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें, जब हमने बात करी बेल्ट की, तो बेल्ट के केस में अगर हम बात करें, तो बेल्ट के केस में सेंट्रीफ्यूगल टेंशन की बात करें, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कितना होता है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जो है, जो मैक्सिमम टेंशन होता है उसका 1/3 होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो मैक्सिमम आपका वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम, ताकि आपका सेंट्रीफ्यूगल टेंशन क्या मिनिमम हो सके। तो वहाँ पे v = क्या हो जाता है, जबकि TC = क्या होता है आपका mv² होता है। mv² होने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, T/3। तो यहाँ से v जो निकल के आएगा आपका हो जाएगा आपका T/3m का रूट। ये वेलोसिटी होती है आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर हम पावर की बात करें तो पावर कितने ट्रांसमिट होता है आपका, 66% यहाँ पे पावर का ट्रांसमिशन होता है, T/3 हो सकता है। तो मैक्सिमम जो पावर ट्रांसमिट होगी T1 - T2 कितना हो जाएगा, 2/3 आ जाएगी। यहाँ पे जो पावर ट्रांसमिशन होती है कितना होगा, कब होगा, और वो होती कब है, जब आपका टेंशन जो है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कितना हो, T/3 हो। तो मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 67%। इस केस के अंदर मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी आपकी, 67%। ये आपकी मैक्सिमम होती है, 66.66%। ये आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन होता है इस केस में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ऑन विच ऑफ द फंडामेंटल अ जेट इंजन वर्क्स। देखिए जेट इंजन की बात कर रहे हैं, तो जेट इंजन के अंदर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हमारा अप्लाई नहीं हो रहा है, फ्यूल कन्वर्जन हो रहा है, उसका ही क्या हो रहा है, वो फ्यूल कन्वर्ट होकर के सिस्टम को क्या कर रहा है, एक थ्रस्ट फोर्स अप्लाई कर रहा है। और ऐसे केस के अंदर कोई जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो उस सिस्टम के अंदर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाइड होता है। ये हमने कहाँ से पढ़ा, कोलिजन वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे क्या लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहाँ पे अप्लाई होगा, क्योंकि सिस्टम के अंदर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है उसको सिस्टम को मूव कराने के लिए, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द राइट सर्कुलर कोन विद वर्टेक्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टू बॉडीज or surfaces, the axis in the direction of normal reaction and semi vertical angle is equal to the angle of friction is called। देखिए क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन कह रहा है एक राइट सर्कुलर कोन फॉर्मेशन हो रहा है, किसकी वजह से, ये आपकी एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक ये रखा हुआ है हमने, इस ब्लॉक का यहाँ पे क्या लगेगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, कब, जब हम इसके ऊपर एक अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल फोर्स P, और इसके ऊपर क्या लगेगी, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। इस नॉर्मल रिएक्शन और ये जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है F, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो ये आता है, और इस रिजल्टेंट को हम S से शो करते हैं। इस रिजल्टेंट S और जो आपका नॉर्मल रिएक्शन है Rn, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा क्या कहलाता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात नहीं करी, इसने पूछा है कि इन दोनों के थ्रू जो हमारा एक कोन फॉर्म होगा, जब हम इसे जनरेट्रिक्स बना करके इस ट्राइंगल को रोटेट करेंगे तो कोन क्या कहलाएगा, तो वो कोन कहलाता है आपका कोन ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि ये क्या कहला रहा है आपका फ्रिक्शन एंगल कहला रहा है, और फ्रिक्शन एंगल से हमारा फॉर्मेशन होने वाला कोन जो है वो क्या कहलाएगा, कोन ऑफ फ्रिक्शन कहलाएगा। तो एंगल क्या, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कोन ऑफ फ्रिक्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखिए इसमें कुछ थोड़े से कंसेप्ट की और बात कर लेते हैं, तो ये जो एंगल है आपका थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या निकल के आता है, म्यू निकल के आता है। व्हाट इज tan थीटा, एंगल ऑफ, यानी एंगल ऑफ व्हाट, फ्रिक्शन, या फ्रिक्शन एंगल बोल सकते हैं। या फ्रिक्शन एंगल किसके इक्वल होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। और ये वैल्यू कहाँ से निकल के आई, जब देखिए हमारा फ्रिक्शन जो होता है F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू आर होता है, और ये थीटा एंगल है, यहाँ पे हम अगर निकालें tan थीटा तो क्या हो जाएगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स डिवाइड बाय रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी म्यू इंटू आर डिवाइडेड बाई आर, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा आपका, tan थीटा इज इक्वल टू निकल के आता है आपका म्यू, और म्यू क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है उसके बराबर आपका थीटा है, यानी थीटा इन द सेंस आपका जो फ्रिक्शन एंगल है वो कितना होता है, उसी के बराबर होता है। नेक्स्ट एक और कंसेप्ट यहीं पे हम यूज़ करते हैं, वो है आपका एंगल ऑफ रिपोज का। एंगल ऑफ रिपोज की बात करें
तो एंगल ऑफ रिपोज वो मिनिमम एंगल है जिसके लिए एक बॉडी जो है जब उसको हम इंक्लाइन करेंगे, इंक्लाइन सरफेस पे लेके जाएंगे, तो उस एंगल के बाद में बॉडी क्या होगी, ऑटोमेटिकली मूव डाउन होना स्टार्ट कर देगी, यानी कि ऑटोमेटिकली मूव करने लग पड़ेगी ड्यू टू द वेट। वो एंगल क्या कहलाएगा, वो इंक्लिनेशन एंगल कहलाता है आपका एंगल ऑफ रिपोज। देखिए कैसे बता सकते हैं हम, ये आपका एक ब्लॉक है जो किसी एंगल अल्फा पे रखा हुआ है, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से लग रही होगी Rn, इस पे एक कंपोनेंट वेट का लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में W, और हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना होता है कि इसके थ्रू हमें क्या पता लगाना होता है कि इस सिस्टम का जो एंगल ऑफ रिपोज है वो क्या होगा। एंगल ऑफ रिपोज की अगर हम बात करें तो इस वेट का एक कंपोनेंट W साइन थीटा जो होता है, इस वेट के कंपोनेंट की वजह से यहाँ पे क्या लग रहा होता है, एक फ्रिक्शन फोर्स भी अप्लाई होगा, क्योंकि वेट जब हम लगा रहे हैं तो एक फ्रिक्शन फोर्स ऑलरेडी अप्लाई होगा, और फ्रिक्शन फोर्स जब अपनी मैक्सिमम लिमिट पहुँच जाएगा, जैसे कि हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, उसके बाद एक सिस्टम क्या होता है आपका स्टैटिक कंडीशन से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, डायनेमिक कंडीशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और डायनेमिक का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है क्या होता है, कम होता है इन कंपेरिजन टू द स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। और इन दोनों से ही स्टैटिक काइनेमेटिक से और डायनेमिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट से कम होता है हमारा रोलिंग का फ्रिक्शन कोफिशिएंट। रोलिंग के केस में हमारा ईजीनेस और बढ़ जाती है, जहाँ हम किसी सिस्टम को रोल आउट करना हो तो वहाँ पे सिस्टम की एनर्जी है वो क्या हो जाती है, और सिस्टम को रोल करना ईजी होता है इन कंपेरिजन टू स्लाइडिंग। तो देखिए यहाँ पे हमारे जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे थे, अल्फा की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते एक वैल्यू ऐसी आई जिस पे ये बॉडी क्या हुई, ऑटोमेटिकली स्लाइड होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा तो आपका जो वेट है, फोर्स है, वो क्या हो रहा है, वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो इस केस में आपका जो एंगल ऑफ रिपोज निकल के आता है उसकी वैल्यू होती है tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू tan ऑफ फाई। व्हाट इज tan ऑफ फाई, tan ऑफ थीटा, व्हाट इज tan ऑफ थीटा, tan थीटा क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और ये क्या है आपका एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन एंगल जो है, उन दोनों का मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या होता है, सेम रहता है। और दोनों ही क्या डिफाइन कर रहे हैं, ये डिफाइन करता है किस किसके बीच में एंगल, ये रिजल्टेंट एंड जो आपका रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट है उनका, और नॉर्मल रिएक्शन का बीच का एंगल क्या कहलाता है, आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। और ये एंगल ऑफ रिपोज क्या कहलाता है, ये वो इंक्लिनेशन एंगल है जिसके बाद में बॉडी क्या होती है, ऑटोमेटिकली मूव डाउन होना स्टार्ट कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फ्रेम स्ट्रक्चर इज परफेक्ट। परफेक्ट फ्रेम की बात कर रहा है यहाँ पे कि फ्रेम क्या है आपका, परफेक्ट है। परफेक्ट फ्रेम मतलब कि यहाँ पे जो अननोन फोर्सेज हैं वो क्या है, हमारे पास जितनी इक्वेशन है उसके इक्वल ही हमारे पास क्या अननोन फोर्सेज हैं, और इसको हमें निकालना क्या होता है, बहुत ईजी हो, अननोन्स को फाइंड आउट करना ईजी हो, तो क्या कहलाता है आपका परफेक्ट फ्रेम कहलाता है। परफेक्ट एंड डिटर्मिनेंट फ्रेम भी कहलाता है। तो यहाँ पे परफेक्ट फ्रेम के लिए कंडीशन पूछ रहा है कि नंबर ऑफ जॉइंट्स और क्या नंबर ऑफ मेंबर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए। तो फ्रेम स्ट्रक्चर परफेक्ट इफ इट कंटेन अ मेंबर इक्वल टू, मेंबर की बात कर रहा है यहाँ पे, तो मेंबर कितने होने चाहिए, m इज इक्वल टू क्या होता है आपका 2j-3 अगर मेंबर यहाँ पे हैं तो सिस्टम क्या रहेगा आपका, परफेक्ट सिस्टम कहलाएगा। क्यों कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें सिस्टम क्या चाहिए, किसी भी तरह की कोई भी यहाँ पे ऐसी हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 चाहिए होता है। तो यहाँ पे इसके लिए कंडीशन क्या होती है, m इज इक्वल टू 2j-3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अ रिवेटेड जॉइंट में बी फेल ड्यू टू। देखिए रिवेटेड जॉइंट की बात कर रहा है, रिवेटेड जॉइंट की फेलियर की बात कर रहा है। तो रिवेटेड जॉइंट जो होता है वो किस किस के बीच में वर्क करता है। रिवेटेड जॉइंट की बात करें तो दो प्लेट्स के बीच में एक, और इनको हम किसकी कंडीशन में यूज़ करते हैं, लैप कंडीशन में यूज़ करते हैं। दो प्लेट्स को एक दूसरे के ऊपर लैपिंग करने के बाद में यहाँ पे क्या लगा देते हैं, हम रिवेट्स अप्लाई कर देते हैं, ताकि इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो कैसा बन जाए, परमानेंट कनेक्शन बन जाए। अब परमानेंट कनेक्शन तो यहाँ पे बन चुका है, इन दोनों के बीच में हमने क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रखा है। अब इस रिवेट के फेलियर की बात कर रहे हैं, तो रिवेट की अगर हम शेप देखें तो रिवेट क्या होती है, अगर हम ये दो प्लेट्स हैं हमारी, इन दो प्लेट्स के बीच में हमने क्या डाल रखा है, एक रिवेट डाल रखी है, और ये रिवेट जो है वो क्या होगी, इसके ऊपर फोर्सेस का अप्लाई कर रखे हैं यहाँ पे इस तरीके से। अब ये दोनों फोर्सेज जो हैं यहाँ से इसको क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, शेयर करने की कोशिश करें। जब शेयर कर रहे हैं तो इसका शेयरिंग एक फेलियर क्राइटेरिया होगा। दूसरा, जब इस तरह से इसको खींचा जाएगा तो यहाँ से और इन दोनों पोर्शन से यहाँ पे क्या लगेगा, एक क्रशिंग फोर्स अप्लाई होगा। तो क्रशिंग भी क्या है आपका, एक फेलियर क्राइटेरिया है। तीसरा यहाँ पे टीयरिंग ऑफ प्लेट एट द एजेस। एजेस कहाँ है, ये एज है,
ये वाली एज जो है वहाँ से ही प्लेट क्या हो सकती है, अगर ऊपर से हम देखें तो ये वाला जो पोर्शन है यहीं से क्या कर सकती है, प्लेट पूरी की पूरी क्या हो सकती है, टीयर हो सकती है। और दूसरा कंडीशन क्या है, प्लेट के टीयरिंग कंडीशन कहाँ पे हो सकती है, ये तो एज पे हुई, इसके अलावा बीच में भी तो हो सकती है प्लेट, यहाँ से भी तो टीयर हो सकती है कहीं पे बीच में से, कि प्लेट की प्लेट ही क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी टीयर हो जाए। तो ये सारे सारे क्या हैं आपके, इसके क्राइटेरिया हैं फेलियर के, जो इसमें फेलियर हो रहा है वो इन सब रीजन की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका द बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ अ हाइड्रोडायनेमिक जनरल बियरिंग। हाइड्रोडायनेमिक जनरल बियरिंग और हाइड्रोस्टैटिक जनरल बियरिंग, दो तरह की जनरल बियरिंग होती हैं, दोनों के दोनों किसके अंदर आती हैं, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग के अंदर ये कंसिडर की जाती हैं। जब हम बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर की बात कर रहे हैं तो बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर डिफाइन करता है कि सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में रन कर रहा है या अनस्टेबल कंडीशन में, यानी कि स्टेबल कंडीशन में रन कर रहा है, अनस्टेबल कंडीशन में रन कर रहा है। क्यों हम इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ही हम क्या होता है स्पीड बढ़ाते हैं तो हमारा क्या होता है फ्रिक्शन फोर्सेस बढ़ने लगते हैं, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हीट बढ़ने लगती है, हीट बढ़ने की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आपकी जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज होती है। अगर सिस्टम आपका अनस्टेबल कंडीशन में है तो आपकी विस्कोसिटी बढ़ने की वजह, विस्कोसिटी कम होने की वजह से आपका जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, आपका और ज़्यादा नीचे की तरफ मूव करने लगता है, जिसकी वजह से आपके जो लॉसेज हैं वो क्या होता है और ज़्यादा पावर लॉस बढ़ता ही चला जाता है और सिस्टम क्या होता है एक टाइम पे फेलियर हो जाएगा वहाँ। तो देखिए बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर की बात करें, बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर जो होता है गिवन होता है Zn/P से, Zn/P आपका बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर होता है एंड इज गिवन बाय Zn/P। तो यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग दिख जाता है, विस्कोसिटी Z इज द विस्कोसिटी, स्पीड एंड बियरिंग प्रेशर, इन तीनों का रेशियो क्या कहलाता है आपका, ये आपका कहलाता है हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग के लिए ये आपका बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर कहलाता है। तो देखिए इसका हम यूज़ कैसे करते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो इसका यूज़ कैसे है, यहाँ पे आएगा आपका Zn/P। जैसे जैसे Zn/P की वैल्यू चेंज होती है तो ये सिस्टम क्या रहता है आपका, इसके बाद में सिस्टम क्या है आपका स्टेबल, और यहाँ पे सिस्टम जो है आपका वो रहता है अनस्टेबल। और यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो है आपकी म्यू की। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जेड क्या है यहाँ पे विस्कोसिटी है। तो देखिए हो क्या रहा है, अनस्टेबल रीजन की बात करें अगर हम यहाँ पे, ये अनस्टेबल रीजन है, इसमें अगर आपका पावर लॉस बढ़ रहा है, पावर लॉस बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, किसी भी रीजन से अगर आपका पावर लॉस बढ़ता है, लोड बढ़ता है, लोड बढ़ने की वजह से सिस्टम के ऊपर क्या आएगा, पावर लॉस बढ़ेगा। पावर लॉस बढ़ेगा तो इसका मतलब फ्रिक्शन की हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ने की वजह से सिस्टम में क्या होगा आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ने के साथ में किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। विस्कोसिटी डिक्रीज होगी, विस्कोसिटी डिक्रीज होने की वजह से Zn/P की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी, तो सिस्टम कहाँ की तरफ मूव करेगा, सिस्टम जो है आपका वो इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा। जैसे सिस्टम इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा, किसी भी पॉइंट से देख लें, अगर हम यहाँ से इधर पीछे की तरफ जाएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है और बढ़ जाएगा। फ्रिक्शन कोफिशिएंट और बढ़ने से पावर क्या हो जाएगा आपकी लॉस और बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि पावर लॉस गिवन हुआ है म्यू इंटू ओमेगा डब्ल्यू इंटू वी। म्यू क्या है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, डब्ल्यू क्या है लोड एंड वी इज द वेलोसिटी, जिसकी वजह से सिस्टम, जिससे क्या हो रहा है आपका सिस्टम रन कर रहा है। तो देखिए वो क्या रहा है, जब हमारा Z डिक्रीज हुआ था तो उसकी वजह से हमारा सिस्टम क्या हो गया और पीछे पहुंच गया। इसका मतलब यानी कि म्यू की वैल्यू और बढ़ गई है। म्यू की वैल्यू और बढ़ने की वजह से क्या होगा आपका फ्रिक्शन, पावर लॉसेस और बढ़ेंगे, पावर लॉसेस और बढ़ने की वजह से हीट जनरेशन और बढ़ेगा, और हीट जनरेशन बढ़ने की वजह से क्या होगा फिर वापस से विस्कोसिटी, टेम्परेचर बढ़ेगा और विस्कोसिटी डिक्रीज होगी। तो इस तरीके से सिस्टम क्या होगा अनस्टेबल की तरफ और ज़्यादा फ्रिक्शन बढ़ता ही जाएगा और एक टाइम के बाद में आपकी जो बियरिंग है वो फेल हो जाएगी। लेकिन अगर वो स्टेबल कंडीशन में वर्क कर रहा है तो स्टेबल कंडीशन में जैसे ही हम आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, सिस्टम आपका सिस्टम किसकी तरफ जाएगा, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा और मिनिमम फ्रिक्शन की तरफ हमारा मूव करेगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही हमारी विस्कोसिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो सिस्टम क्या हो जाएगा, म्यू की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, म्यू की वैल्यू डिक्रीज में पावर लॉस और कम हो जाएगा, हीट और कम हो जाएगी। इसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका सारे सिस्टम पे इफेक्ट आएंगे। तो ये किधर की तरफ मूव करेगा, ये आपका स्टेबल कंडीशन मतलब एकदम मिनिमम वाली जो कंडीशन है इसकी उसकी तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। Zn/P क्या होता है आपका, ये बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर होता है। इसी के साथ में एक और नंबर यूज़ किया था सोमरफील्ड नंबर। इट इज़ यूज टू, किसके लिए यूज होता है, दो बियरिंग के कंपैरिजन के लिए यूज होता है। अगर हम इसकी बात करें तो क्या होता है यहाँ पर Zn/P इंटू D/C का होल स्क्वायर, Zn/P इंटू D/C का होल स्क्वायर, जहाँ पे Z विस्कोसिटी है, N जो है आपका वो आपकी स्पीड है पर सेकंड में,
P इसका आपका बेयरिंग प्रेशर है जो दिया जाता है W/LD। LD क्या होता है आपका प्रोजेक्टेड एरिया होता है। यहाँ पे इस तरीके से सिस्टम को डिफाइन किया जाता है। सोमरफेल्ड नंबर यूज किसके लिए हो रहा है, दो बेयरिंग्स को कंपेयर करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ द लोड ऑन द बॉल बेयरिंग इज हाफ, बॉल बेयरिंग की बात कर रहा है, बॉल बेयरिंग के अंदर लोड को अगर क्या कर दिया, हाफ कर दिया गया है, तो हाफ करने पे हमें पूछा उसकी लाइफ पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो देखिए अगर हम लाइफ की बात करें, लाइफ L90 से दी जाती है। L90 मतलब 90% ऑफ द मटेरियल जो है, 90% ऑफ द बॉल्स जो हैं आपके वो क्या है, एकदम से उस कंडीशन पे क्या चल रहे हैं, एकदम सही चल रहे हैं, बाकी 10% ही बॉल जो है वो क्या हुए डैमेज हुए। तो L90 इज गिवन बाय C डिवाइड बाय P की पावर K, C डिवाइड बाय P की पावर K। व्हाट इज C? C इज द डायनेमिक लोड कैपेसिटी ऑफ द bearing एंड P इज द लोड अप्लाई ऑन द बेयरिंग। और K क्या है आपका, K डिपेंड करता है आपका, K जो एक्सपोनेंट है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कि आपकी रोलर बेयरिंग यूज हो रही है, बॉल बेयरिंग का यूज करने में। तो देखिए K की वैल्यू जो है आपकी वो 3 होती है फॉर बॉल बेयरिंग और K की वैल्यू 10/3 होती है फॉर रोलर बेयरिंग। तो देखिए C की वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी आपकी, यहाँ पे C की वैल्यू कैसे रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है, क्योंकि डायनेमिक लोड कैपेसिटी है कि डायनेमिक कंडीशन के अंदर कितना मैक्सिमम लोड लगा सकते हैं ताकि आपकी जो लाइफ निकल के आए वो कितनी होनी चाहिए, 1 मिलियन रोटेशन होनी चाहिए। 1 मिलियन रोटेशन की लाइफ निकालने के लिए हमें जो लोड लगाया वो क्या कहलाता है, आपका डायनेमिक लोड कैपेसिटी कहलाता है। और उससे ज़्यादा हम लोड जब लगाएंगे तब आपके पास में जो लाइफ मिलेगी वो क्या होगी, उससे कम मिलेगी। 1 मिलियन जो रिवोल्यूशन है उससे हमें कम लाइफ यहाँ पे ऑब्टेंड होती है। तो L90 आपको नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बताएगा, कितने हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ मिलियंस रिवोल्यूशन है, यानी कि एक के लिए अगर यहाँ पे 1 वैल्यू निकल के आती है इसका मतलब क्या है, आपके 1 मिलियन रिवोल्यूशन की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो बॉल बेयरिंग का केस है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, लाइफ जो है L90 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, P की पावर 3। अगर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि लोड जो है बियरिंग पे हाफ कर दिया गया है, बियरिंग का लोड जो है हाफ कर दिया है, तो बियरिंग का लोड हाफ होने की वजह से 1 डिवाइड बाय 1/2 रेज़ टू पावर 3, तो लोड जो है आपका कितने हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये लोड 8 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि 1/2 है, 1/2 की पावर 3 है, तो 1/8 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो यानी कि लाइफ जो है आपका वो कितना बढ़ जाएगी, आपकी लोड को हाफ करने से लाइफ जो है आपकी 8 टाइम्स की लाइफ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरा देख के जाइएगा। इसके साथ में आपको आज यहाँ से जाने के बाद काफ़ी सारे मैकेनिक्स और मशीन डिज़ाइन के क्वेश्चन के कंसेप्ट जो हैं वो बहुत सारे क्लियर होंगे और इनको आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं अपने आने वाले एग्जाम्स में जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, हॉलो सिलेंडर सब्जेक्टेड टू रोल डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन विदाउट स्लिपिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस इट्स वेलोसिटी एट द बॉटम। तो देखिए क्या बोल रहा है कि एक हॉलो सिलेंडर है जो क्या कर रहा है, रोल डाउन कर रहा है किस पे, एक इंक्लाइन प्लेन पे। ये आपका इंक्लाइन प्लेन, और इस इंक्लाइन प्लेन पे अगर हम बात करें, एक हॉलो सिलेंडर जो है वो क्या कर रहा है, रोल डाउन कर रहा है। अगर ये रोल डाउन कर रहा है इसके ऊपर तो क्या हो जाएगा, इसके रोल डाउन करने की वजह से ये सिस्टम जो है यहाँ पे रोल डाउन करता हुआ कहाँ पे आएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा। रोल डाउन करता हुआ कहाँ पे आएगा, अपनी लोअर मोस्ट पोजीशन पे आएगा। तो ये लोअर मोस्ट पोजीशन पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी का इफेक्ट जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, किस पे वेलोसिटी जो है वो किसकी वजह से होगी। तो देखिए यहाँ पे हम कंसेप्ट यूज़ करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी वाला जो कंसेप्ट है वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। और देखिए जब ये यहाँ पे था तो इसके अंदर इस पॉइंट पे होने पर इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू, इस पॉइंट पे होने पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू दिस पॉइंट। ये पॉइंट जो है वो किसी भी बेस हाइट से, ये क्या है, कम डिस्टेंस पे, कम हाइट पे, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, हाइट के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, mgh की इसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे जो ये सिस्टम है आपका, ये जो आपका हॉलो सिलेंडर है वो क्या हुआ, रोल करता हुआ नीचे जब आएगा तो इसकी वेलोसिटी जो है वो किसके ऊपर इम्पैक्ट करेगी, वो किसकी वजह से डिपेंड करेगी, वो उसकी हाइट के ऊपर डिपेंड करेगी, कितनी हाइट से ऊपर से नीचे आ रहा है। जितनी हाइट से ऊपर से नीचे आएगा उतना ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, वेलोसिटी होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो ये किस पर डिपेंड करेगी, आपकी केवल और केवल उसकी हाइट पर डिपेंड करेगी। तो देखिए किस पर डिपेंड कर रहा है, चेंज द हाइट ऑफ
ट्रिप, इस ट्रिप की हाइट कितनी चेंज हुई है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे हमारी पोटेंशियल जो आपकी एनर्जी जो है, वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी, सिस्टम के बाद मास है तो वेलोसिटी का मतलब हो जाता है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का चेंज जो है वो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर होगा, क्योंकि हम ये किसके यूज़ करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल लगाते हैं। आपके पास में कोई भी एक्सटर्नल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है, कोई भी सिस्टम आपका वर्क नहीं कर रहा है एक्सटर्नल, तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है वो क्या रहता है, ऑलवेज कांस्टेंट मेंटेन रहता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इसमें इनको मैच करना है, स्कोरिंग, पिटिंग, स्कफिंग, प्लास्टिक फ्लो। देखिए स्कोरिंग ये सब के सब क्या है, गियर के अंदर हम यूज़ करते हैं, गियर के फेलियर्स के क्राइटेरिया है। तो देखिए स्कोरिंग, पिटिंग, स्कफिंग, प्लास्टिक फ्लो। अगर हम बात करें स्कोरिंग की, तो यहाँ पे स्कोरिंग कब होगी, यहाँ पे स्कोरिंग का मतलब होता है कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस द स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। ये कौन सा है, वॉल फैक्टर की बात कर रहा है। यहाँ पे किसके लिए यूज़ करते हैं, हम क्लोज हेलिकल स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, तो ये वो कौन सा फैक्टर की बात कर रहा है, वॉल फैक्टर की बात कर रहा है। यहाँ पे वॉल फैक्टर की बात कर रहा है, वॉल स्ट्रेस फैक्टर। तो देखिए वॉल फैक्टर की बात कर रहा है, तो वॉल फैक्टर जो है वो दिया जाता है 4C-1 डिवाइडेड बाई 4C-4 प्लस 0.615 डिवाइड बाई C। तो ये जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आया देखिए ये एक्चुअली आता कहाँ से कंसेप्ट है, जब हम शियर स्ट्रेस निकालते हैं T इक्वल टू टाउ इक्वल टॉर्शनल फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, K इंटू डेल्टा से। तो यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं हम, एक स्ट्रेस के अंदर वॉल फैक्टर इसका यूज़ करते हैं। वॉल फैक्टर जो है वो क्या डिफाइन कर रहा है, सिस्टम के अंदर आपका जो इफेक्ट आ रहा था स्प्रिंग के अंदर, इफेक्ट जो है उसको बारे में बताता है। तो के जो है आपका वॉल फैक्टर इट इज़ गिवन बाय 4C-1 डिवाइड बाई 4C-4 प्लस 0.615 डिवाइड बाई C, और जहाँ पे C जो है वो होता है आपका स्प्रिंग इंडेक्स, इट इज़ गिवन बाय कैपिटल D डिवाइड बाई स्मॉल d से। स्प्रिंग इंडेक्स दिया था कैपिटल D डिवाइड बाई स्मॉल d से, और वॉल फैक्टर बताता है कि स्प्रिंग के अंदर जो है फोर्सेस का इफेक्ट जो है वो कितना ज़्यादा आ रहा है, कितना कम आ रहा है। तो देखिए यहाँ से हमें ये चीज़ हमें डायरेक्टली याद करनी होगी कि वॉल फैक्टर जो है वो इट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी द शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ अ बोल्ट कैन बी इंक्रीज बाय। देखिए शॉक एब्जॉर्बिंग की बात कर रहे हैं, तो जब हम शॉक की बात कर रहे हैं तो शॉक के केस में हम जानते हैं कि किसी भी सिस्टम के हमें शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, उसका मतलब हमें क्या बढ़ाना है, उसकी स्ट्रेन एनर्जी को बढ़ाना है। और स्ट्रेन एनर्जी किसी भी सिस्टम की दी जाती है सिग्मा स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई E2E इंटू वॉल्यूम, इट इज़ गिवन बाय सिग्मा स्क्वायर बाय 2 इंटू वॉल्यूम। तो देखिए वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा आपका π/4 इंटू D² इंटू L। तो देखिए जो आपको बढ़ाना है, यहाँ पे क्या बढ़ाना है, आपको शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बढ़ानी है। इसका मतलब क्या बढ़ाना है, आपको स्ट्रेन एनर्जी सिस्टम की बढ़ानी है। स्ट्रेन एनर्जी बढ़ानी है तो इसका मतलब आपका D बढ़ाने से काम चल जाएगा और आपका L बढ़ाने से काम चल जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है, इंक्रीजिंग द शैंक डायमीटर, ये सही है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द शैंक पोर्शन ऑफ द बोल्ट, नहीं, डिक्रीज करने से काम नहीं चलेगा। इंक्रीज द शैंक डायमीटर एंड डिक्रीजिंग, आंसर क्या हो जाएगा आपका आगरा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू फॉर द पेट्रोव इक्वेशन। देखिए पेट्रोव इक्वेशन की बात कर रहे हैं। पेट्रोव इक्वेशन का के लिए यूज़ किए थे, आपके विस्कोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ की जाती है। यहाँ पे इट इज़ यूज टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। किसके लिए फाइंड आउट की जाती है, इट इज़ यूज टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए यूज़ की जाती है। दो तरह की इक्वेशन यूज़ करते हैं, एक मैकी इक्वेशन और दूसरा होता है आपका पेट्रोव इक्वेशन। दोनों के दोनों को यूज़ किसके लिए किया जाता है, टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड द विस्कोसिटी। जब हमें गिवन होती है उसके थ्रू हम क्या निकालते हैं, इसको वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए इसकी वैल्यू दी जाती है म्यू इक्वल टू होता है 2π² इंटू Zn/P इंटू D/C का इंटू D/C। यहाँ से हमें क्या मिलती है, इसकी वैल्यू मिल जाती है। इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे, इसकी वैल्यू हम किसके हैं, पेट्रोव इक्वेशन के थ्रू, और एक मैकी इक्वेशन जो होती है उसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, मैकी इक्वेशन और पेट्रोव इक्वेशन के थ्रू हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जबकि हमारे अगर मैकी की बात करें तो मैकी केस में जो वैल्यू निकल के आती है वो 33 × 10⁻6 इंटू Zn/P इंटू D/C करके निकल के आती है कुछ। देखिए यहाँ पे वाली वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन में गिवन है तो वो डायरेक्टली आपसे फॉर्मूला पूछेगा और ये आपके हम इजीली
फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वार्टर जॉइंट इज यूज व्हेन द मेंबर आर सब्जेक्टेड टू विच टाइप ऑफ स्ट्रेस है। देखिए क्वार्टर जॉइंट की बात कर रहे हैं, क्वार्टर जॉइंट और नकल जॉइंट दो तरह के जॉइंट हम पढ़ते हैं जिनके बारे में हमेशा हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बना रहता है। तो देखिए इनके बारे में अगर बात करें तो क्वार्टर जॉइंट जो होता है वो आपका दोनों तरह के जो स्ट्रेसेस होते हैं, एक्सियल टेंसाइल एंड एक्सियल कंप्रेसिव, दोनों स्ट्रेसेस को सस्टेन करता है। कौन सा? क्वार्टर। क्वार्टर जो होता है एक्सियल टेंसाइल एंड कंप्रेसिव बोथ। अगर हम बात करें नकल जॉइंट की तो नकल जॉइंट जो होता है आपका वो केवल और केवल क्या लेता है? टेंसाइल लेता है, वो भी कौन सा? एक्सियल टेंसाइल लोड को ही सस्टेन करने के काम आता है। नकल जॉइंट जो होता है वो अपने सेंटर के आउट क्या होता है, थोड़ा सा उसमें इसेंट्रिसिटी आ सकती है, दोनों की जो लाइन है वो दोनों क्या एक्सियल नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा इसेंट्रिक हो सकती है। जबकि जो क्वार्टर जॉइंट है वो कहता है एकदम से इनलाइन होना चाहिए, दोनों में कोई भी किसी प्रकार की इसेंट्रिसिटी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। इस तरह से ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें दो तीन तरह के हमारे कंसेप्ट समझ में आ जाते हैं। इसके अलावा क्वार्टर जॉइंट के फेलियर की बात करें हम, क्वार्टर जॉइंट और नकल जॉइंट दोनों ही जो है वो आपके तीन तरह से फेलियर हो सकते हैं। उनमें एक तो है आपका शेयरिंग फेलियर ऑफ द क्वार्टर और नकल, जो पिन है उसकी नकल की पिन होती है उसका फेलियर हो सकता है। दूसरा जो है आपका क्वार्टर के अंदर जो पिन होती है, क्वार्टर के अंदर जो पिन को क्वार्टर बोलते हैं, उसका फेलियर शेयर फेलियर हो सकता है। दूसरा यहाँ पे क्रशिंग फेलियर हो सकता है और तीसरा यहाँ पे टीयरिंग फेलियर हो सकता है। यहाँ पे टेंसाइल फेलियर ऑफ द प्लेट हो सकता है, जिसके बीच में यहाँ पे हमने इसको अप्लाई किया हुआ है। तो देखिए यहाँ से आपके ये दो तीन कंसेप्ट जो है इसमें समझ में आता है। जहाँ पे कंफ्यूजन सबसे बड़ा क्या रहता है कि क्वार्टर और नकल के बीच में कौन सा टेंसाइल है, कौन सा क्या टेंसाइल प्लस कंप्रेसिव दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए रोलर इफ द शाफ्ट रोटेट एट 1500 RPM, रेडियल एक्टिंग लोड ऑन द बियरिंग इज 6 kN एंड द एक्सपेक्टेड लाइफ फॉर 90% कितना दे रखा है आपको? 8100 हावर दे रखा है। तो देखिए जब हम इसकी बात करें देखिए कैसे निकल के आता है। अभी हमने बात करी थी लोड L90 इज इक्वल टू क्या होता है आपका? L90 इज इक्वल टू C डिवाइड बाय P⁻³ बॉल बियरिंग की बात कर रहा है यहाँ पे। और डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी आपको दी है, डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी दे रखी है? 6 kN दे रखी है। कब? 1500 RPM के ऊपर। और आपसे क्या पूछा है? 90% बियरिंग जो है वो क्या है, कितने लाइफ है उसकी? 8100 हावर्स उसकी लाइफ है। तो जब उसका 1500 पे हमें मिल रहा है तो उसके फाइंड हमें डायनेमिक लोड कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। कब? जब आर पे हमने कितना अप्लाई किया है? 600 kN एक लोड जो है उसके ऊपर अप्लाई किया है और वो कितने पे रोटेट कर रही है? शाफ्ट जो रोटेट कर रही है कितने? 1500 RPM पे रोटेट कर रही है। तो इसको जब हम अपने फॉर्मूले के अंदर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 81 हावर्स को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा? आपको 81 हावर्स को जो है कन्वर्ट करना होगा किसके अंदर? आपके RPM के अंदर, मिलियन रिवॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट करना होगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए 8100 हावर्स इंटू 60 मिनट। देखिए इसको कितना कन्वर्ट कर दिया हमने? 60 मिनट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे आपने ये जो हावर्स हैं आपके इसको कन्वर्ट कर दिया आपने मिनट्स के अंदर। और आपकी जो RPM है उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें क्या हो जाएगा आपका? RPM से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकल के आ जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्लियर? अब ये क्या हो जाएगा? आप किसकी लाइफ हो जाएगी? किसमें? मिलियंस में जो लाइफ निकल के आएगी वो इसकी हम यहाँ पे लाइफ को हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कितनी हो जाएगी देखिए ज़रा, 2 3 4 5 यहाँ से गए तो मिलियंस में चाहिए हमें, मिलियन 10⁻6 में चाहिए। तो एक को और कम कर देंगे, 15 × 6 क्या हो जाएगा आपका? 15 × 6 हो जाता है आपका 90। तो एक यहाँ से भी कम हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी टोटल 81 × 9, 81 × 9 हो जाएगा आपका 729। इट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी 729। तो देखिए ये वाली वैल्यू निकल के आई आपकी किसके लिए? 729। यहाँ पे वैल्यू निकल के आ गई इसकी 729 इज इक्वल टू, यहाँ पे C की वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। और P की वैल्यू जो है आपको कितना दे रखा है? 6 kN ये वैल्यू आपको दे रखी है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? इंटू 3। यहाँ से जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 निकल के आएगा। इक्वल टू C की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है डिवाइड बाय 6। ये कि जब इसका हमने क्यूब रूट ले लिया तो क्या हो जाएगा आपका? C इक्वल टू कितना निकल के आएगा? 54 kN यहाँ पे आपकी डायनेमिक बियरिंग कैपेसिटी यहाँ पे निकल के आई है। जो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर अ रेक्टेंगुलर संकी द विड्थ ऑफ द की इज गिवन बाय, विड्थ की बात कर रहे हैं, विड्थ इज गिवन बाय B इज इक्वल टू D/4। देखिए जब आपका स्क्वायर की था तो वहाँ पे स्क्वायर की के केस में
बी इक्वल टू डी इक्वल टू क्या होता है, बी इक्वल टू एच इक्वल टू बी इक्वल टू एच इक्वल टू क्या होता है आपका डी बाय 4 होता है। जबकि यहाँ पे हम रेक्टेंगुलर की बात करें तो बी इक्वल टू होता है आपका डी बाय 4 एंड एच इक्वल टू होता है आपका डी बाय 6। रेक्टेंगुलर केस में, रेक्टेंगुलर की के केस में ये वाली कंडीशन हमारी एप्लीकेबल होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू डी बाय 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द ट्रांसफर फिलेट जॉइंट आर डिजाइन फॉर, देखिए सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये कि ट्रांसफर फिलेट जॉइंट की अगर बात कर रहे हैं तो ट्रांसफर फिलेट जॉइंट और दूसरा होता है आपका पैरेलल फिलेट जॉइंट। दो तरह के जॉइंट होते हैं। जब आपका सिस्टम जो है, ये दो प्लेट्स हैं और इन दो प्लेट्स के बीच में ये एक वेल्डिंग कर रखी। अब ये वेल्डिंग जो है हम क्या कैसे कह सकते हैं कि ये आपका ट्रांसफर कंडीशन में है या फिर पैरेलल कंडीशन में। तो पैरेलल ट्रांसफर का कंडीशन पता कैसे चलेगा, ऊपर से हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से वेल्डिंग हो रखी है और लोड भी हमारा इस तरीके से लग रहा है। अगर लोड इस तरीके से लग रहा है इस कंडीशन में जो वेल्डिंग है ये क्या कहलाएगी, आपकी पैरेलल फिलेट वेल्डिंग कहलाएगी। तो यहाँ पे अगर लोड इस तरीके से लगाएंगे हम तो क्या हो जाएगा आपका पैरेलल फिलेट वेल्ड। अगर लोड हमने इस पे इस तरीके से लगा दिया तो ये जो वेल्डिंग है वो क्या कहलाएगी, आपकी ट्रांसफर फिलेट वेल्ड कहलाएगी। अब देखिए दोनों के केस के लिए बात करते हैं। सबसे पहले बात है हम पैरेलल फिलेट की बात करते हैं। पैरेलल फिलेट की बात करें तो पैरेलल फिलेट के केस में हमारा जो वैल्यू निकल के आती है लोड की, वो डिज़ाइन किसके बेसिस पे होती है, ऑन द बेसिस ऑफ शियर स्ट्रेस, शियर फेलियर के बेसिस पर डिज़ाइन होती है पैरेलल फिलेट जॉइंट जो होता है। तो पैरेलल फिलेट वेल्ड की बात करें तो इसकी जो वैल्यू निकल के आती है P इज इक्वल टू निकल के आता है 0.707 इंटू एच इंटू एल। वॉट इज एच इंटू एल या टी इंटू एल। टी क्या है आपका, टी लेग वेल्ड है, जो वेल्ड लेग होता है उसकी लेंथ है आपकी टी, और एल क्या है आपका, एल इज द लेंथ ऑफ द वेल्ड। और ये 0.7072 टाइम्स क्यों आया, क्योंकि ये क्या होता है, आपको हमें थ्रॉट सेक्शन निकालना होता है। यहाँ पे हमें क्या निकालना होता है, थ्रॉट सेक्शन फाइंड आउट करना होता है, जहाँ पे आपका जो वैल्यू है वो क्या होता है, मिनिमम आ सके। यहाँ पे एरिया क्या होता है, मिनिमम होता है, ताकि आपका वैल्यू क्या है, आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम जो लोड है वो अप्लाई कर सकें हम इसके ऊपर, उस मिनिमम सेक्शन के ऊपर, ताकि वो फेलियर नहीं हो, इंटू टाउ एस। अब जब हम इसकी पैरेलल ट्रांसफर फिलेट की बात करते हैं तो ट्रांसफर फिलेट के अंदर हमारे पास दो तरह के कंसेप्ट आते हैं। यहाँ पे एक तो शियर फेलियर होता है और दूसरा यहाँ पे जो फेलियर होता है वो आपका टेंसाइल फेलियर होता है। लेकिन हमें यहाँ पे आंसर जो है वो इनमें से एक को देना है। अब यहाँ पे शियर भी दे रखा है, टेंसाइल भी दे रखा है, तो इसका रियल आंसर जो होता है क्या होता है, आपका टेंसाइल फोर्स होता है। क्यों निकल के आता है टेंसाइल फोर्स, जरा देखिए। अगर हम बात करें तो टेंसाइल फेलियर अगर जो होता है हमारा, टेंसाइल के लिए लोड जो निकल के आता है वो कितना हो जाता है, P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0.828 टाइम्स ऑफ T इंटू एल इंटू टाउ एस होता है इन द केस ऑफ ट्रांसफर्स। किसके केस में, ट्रांसफर्स के केस में कौन सा लोड, शियर वाला। शियर लोड कितना निकल के आता है, इतना निकल के आता है, जो क्या है इस वाली वैल्यू से ज़्यादा है। तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, ये वाली वैल्यू लेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा जो लोड अगर इसमें सेफ है तो इसमें ऑलरेडी सेफ हो जाएगा। अगर हम इसके टेंसाइल फेलियर की बात करें, जब हमारा टेंसाइल फेलियर होता है तो उस केस में अगर टेंसाइल फेलियर की बात करें तो टेंसाइल फेलियर की वैल्यू निकल के आती है 0.707 इंटू टी इंटू एल इंटू सिग्मा एस, सिग्मा टी बोल सकते हैं टेंसाइल फेलियर। तो ये जो क्राइटेरिया है आपका कि पैरेलल फिलेट वेल्ड में किसके बेसिस पे डिज़ाइन होता है, वो पैरेलल फिलेट वेल्ड डिज़ाइन होगा आपके शियर स्ट्रेस के बेसिस पे, और ट्रांसफर फिलेट वेल्ड जो होता है वो डिज़ाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस। ये किसके बेसिस पे डिज़ाइन होगा, आपका टेंसाइल स्ट्रेस के बेसिस पे ही डिज़ाइन होता है केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन इज क्लाइंबिंग अप अ लैडर विच इज रेस्टिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल व्हेन ही एग्जैक्टली एट द हाफ वे अप, मतलब क्या आधा चढ़ चुका है। द लैडर स्टार्ट स्लीपिंग। अब देखिए वो क्या कर रहा है, लैडर ने स्लीपिंग स्टार्ट कर दिए। द पाथ ट्रेस बाय द मैन इज, क्या कहना चाह रहे हैं कि एक लैडर है इस तरह की, इस लैडर पे एक मैन जो है वो क्या कर रहा है, क्लाइंब कर रहा है।
मैन क्या कर रहा है इसके ऊपर, क्लाइंब कर रहा है। क्लाइंब करने के बाद कहाँ तक पहुँच गया, हाफ वे तक पहुँच चुका है। हाफ वे पे पहुँचने के बाद में ये जो लैडर है वो क्या कर रही है, स्लाइड होना स्टार्ट कर दिया। इस लैडर ने क्या कर दिया, स्लाइड होना स्टार्ट कर दिया। स्लाइड होने का मतलब ये वाला जो पॉइंट है उधर जा रहा होगा, ये वाला पॉइंट इधर जा रहा होगा, तभी ये स्लाइडिंग होगी, क्योंकि इसका क्या है, फ्रिक्शन इतना ज़्यादा सफिशेंट नहीं होगा इसको होल्ड करने के। जब ये मूव करने लगेगा इस तरीके से, जब सिस्टम यहाँ पे पहुँच चुका है तो ये लोकस किस तरह का ट्रेस करेगा। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, ये एक पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर ये मैन यहाँ पर है तो ये एक पॉइंट जो है यहाँ से निकल के आएगा, इस पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, जिसे हम इंस्टेंटेनियस सेंटर भी बोलते हैं। तो इस इंस्टेंटेनियस सेंटर के अबाउट कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्योंकि बिल्कुल हाफ वे में है। अगर ये हाफ वे में नहीं होता तो यहाँ पे जो पाथ ट्रेस होता है या लोकस ट्रेस होता है वो कौन सा होता है, यहाँ पे एक्लिप्स होता। लेकिन जब ये हाफ पे है तो हाफ पे होने के बाद यहाँ पे जो पाथ ट्रेस होगा वो होगा आपका सर्कुलर पाथ, यहाँ पे ट्रेस किया जाएगा। अगर देखिए सिस्टम को रोकना था तो हमें क्या करना पड़ेगा कि आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि एक लेटर है, उसको हमने क्या कर रहा है, वॉल के अगेंस्ट रेजिस्ट कर रखा है, और जो सरफेस है वो कहती है स्मूथ है। स्मूथ सरफेस होने पे जो फ्रिक्शन होगा वो किधर किधर एप्लीकेबल होगा, तो वॉल पे, वर्टिकल वॉल पे कहाँ लगेगा, अपवर्ड लगेगा। अपवर्ड लगने की वजह से ही सिस्टम क्या होगा, आपका रुक सकेगा। क्यों, क्योंकि ये वाले जो बॉडी है आपका फोर्स, उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, फोर्स है। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है तो इस पॉइंट के अबाउट अगर हम देखें, किसी पॉइंट के अबाउट देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दे रहा है, मूवमेंट दे रहा है। अगर यहाँ से कोई भी लोड जहाँ अप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगना चाहिए, ऊपर लगना चाहिए, अदरवाइज सिस्टम क्या होगा, आपका स्टेबल नहीं रह सकता। तो देखिए आज हमने यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं उनको देखा, जिनके से हमने क्या पता लगाया, इनसे हमने काफ़ी सारे जो हमारे कंसेप्ट हैं वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और मशीन डिज़ाइन के हमने काफ़ी सारे कंसेप्ट यहाँ पे सीखे। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। एक और नेक्स्ट सेशन जब हम लेके आएंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे यहाँ पे कुछ और कंसेप्ट जो आपने स्टडी करी है, जो भी आप चैप्टर रिवाइज करते हैं उनका एक रिवीजन भी हो जाएगा, और उसके साथ में आपके कंसेप्ट भी क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ताकि आपके एग्जाम के अंदर आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।